हेलो गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम कौशल्य एकेडमी और ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एंटायरली और बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का गैल्वेनिक सेल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के बेसिस से देखा जाए तो, है ना। तो जितना आप इसमें कंसेप्ट देखते हो, जितना आप इसमें समझते हो, वही जाके आपको बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हेल्प करेगा बेटा, है ना। तो बहुत ही प्यारा पोर्शन है आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। सबसे मेन चीज आता है कि गैल्वेनिक सेल क्या है। तो गैल्वेनिक सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक, है ना, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं इसको। जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल। क्या पढ़ेंगे? डेनियल सेल। डेनियल सेल इज अ एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब हुआ सिंपल सा, गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस विच यूजेस अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। कौन सा? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो कंटिन्यू होता होगा, है ना, कंटिन्यूस हो रहा होगा। तो इसमें स्पॉन्टेनिटी वाली बात क्या है, जो कंटिन्यूएशन वाली बात क्या है, वो देखेंगे। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चीज को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ये चीज तो मैंने बताया था। तो बेटा यहां पे आपको जो चीजें पढ़नी है कि कैसे आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज देखते हैं कि जैसे मान के चलो एक सिंपल सा रिएक्शन के टर्म पे बताऊं तो आपका Zn प्लस CuSO4 जाके कन्वर्ट होता है ZnSO4 प्लस Cu में, है ना। सिंपल सी बात, ऐसे करके कन्वर्ट होगा, ये ऐसे करके कन्वर्ट होता है। तो इसी को बोला जाता है आपका डेनियल सेल का सेल इक्वेशन बोला जाता है। अब इसको डेनियल सेल का सेल इक्वेशन बोला जाता है तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। तो आपको याद होगा कि ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, यहां पे 0 था, यहां पे +2 था, ठीक है, +2 था, नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, यहां पे रिडक्शन होगा। ये सारी कहानी आपको पता है। इसी कहानी को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास जैसे ये वाला Zn रॉड है, तो Zn रॉड पे हमारे पास क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको पहले समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जो आपके पास Zn रॉड को आपने एज ए इलेक्ट्रोड यहां पे डाला, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के जरिए पूरा का पूरा आपको मैं समझाऊंगा। तो यहां पे ये जो सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो ZnSO4 का है। किसका है? ZnSO4 का। तो जब ये इसके अंदर जाएगा बेटा, इसके अंदर जाएगा तो होगा क्या? होगा क्या? ये इलेक्ट्रोड इसके अंदर गया है तो ये अपने ओन सॉल्यूशन में। तो एक्चुअल में यहां पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? आप सिंपल सा चीज देखो, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन में आपको बताया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है? यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लॉस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? आपका जिंक रॉड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक रॉड से यहां पे Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो रॉड है ना, रॉड का देखिए कि रॉड आपका क्या था? Zn आपका रॉड था, ये Zn2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मींस आपके पास Zn2+ आयन, देखिएगा Zn2+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है Zn2+ का, वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस व्हाट, कि आपका जो इलेक्ट्रोड है ना, ये ऐसे करके आपका इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में आपका नेगेटिव का वैल्यू बढ़ते जाएगा। नेगेटिव की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस रिप्रेजेंटेशन से आप समझिए इसको बहुत ध्यान से कि भाई साहब आपका ये वाला आपका Zn रॉड था। क्या था? आपका Zn रॉड था। इस Zn रॉड से आपका जो जिंक है वो निकला। जब निकलेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हाउ जिंक एटम बिकम जिंक आयन एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, ठीक है। अपने ही सरफेस पे वो जिंक आयन कैसे बनता है? तो यहां पे पूरा का पूरा नेगेटिव ऐसे करके आपके आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहां पे देखो, वेरी सुन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड एंड बिकम अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात समझिए, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो इसके सराउंडिंग में आपके पास क्या है? ZnSO4 का सॉल्यूशन है।
ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है, तो ZnSO4 के पास इटसेल्फ Zn2+ आयन तो है, Zn2+ प्लस SO4 2- आयन है। ठीक है, तो होगा क्या यहां पे इसके सराउंडिंग में बेटा, इसके जो सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्जेस यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे करके आ जाएंगे, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट, ये Zn2+ के फॉर्म में आएगा। ठीक है, Zn2+ के फॉर्म में आएगा, और यहां तो दो इलेक्ट्रॉन छूटा हुआ है ना, आपको तो पता ही है यहां पे दो इलेक्ट्रॉन छूटा हुआ है। तो यहां पे एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज, देखो कंटिन्यू, ये यहां पे निकल रहा है और ये यहां से निकल रहा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये भी ऐसा रिवर्स होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एक बार एएफएमसी में क्वेश्चन आया था कि अगर आपका ऑक्सीडेशन होता है डेनियल सेल में, आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो वो किसका एग्जांपल है करके, तो वो आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम के पोर्शन में ही हम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम वाला जो पोर्शन पढ़ते हैं, दैट इज द आयोनिक इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम सारे के सारे डायनामिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपका दिखाता है। मतलब ये अगर आप देख रहे होगे तो आपका जो ये है इलेक्ट्रोड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके ये आ जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, और इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा तो इसको मैं थोड़ा आगे और डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ आपको यहां पे बताया कि यहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि द Zn एटम और द मेटल एटम विल मूव इन द सॉल्यूशन टू फॉर्म Zn2+। यही चीज तो मैं बताऊं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। थ्योरेटिकली जो चीज मैं बताया हूं वो चीज यहां पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम following equilibrium will establish, this equilibrium will establish, that means Zn से Zn2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन वाला इक्विलिब्रियम establish। why it is equilibrium establish sir? इक्विलिब्रियम इस क्यों स्टैब्लिश हुआ? इक्विलिब्रियम इसलिए स्टैब्लिश हुआ कि एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपका जो ये रॉड है, रॉड से Zn2+ खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस उसी को बोलते हो आप, क्या हो गया, रॉड पूरा खत्म हो गया, डिकम्पोज हो गया, ऐसे करके। तो क्या होगा, इतने सारे आपके Zn2+ आयन बने हुए हैं, इतने सारे Zn2+ आयन बने हुए, ये रिवर्स उसमें चले जाएगा ताकि वो पूरा खत्म ना हो। तो इसीलिए ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा। देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ सफिशिएंट नेगेटिव, there will be the accumulation of sufficient negative charge on the rod which will not allow the extra zinc ions to move in the solution। ठीक है, extra zinc ions जो होंगे उसको मूव करने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। What happen then? यहां पे एक्स्ट्रा अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे नेगेटिव चार्ज को रख के क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क रख के क्या करेगा, आगे देखेंगे क्या करेगा। That is solution will be saturated with Zn+ ion। ऑब्वियस सी बात है, आपके सॉल्यूशन में कंटिन्यू Zn रॉड का Zn2+ आयन आ रहा है, एंड दिस योर सॉल्यूशन आल्सो कंटेन Zn2+ आयन। ठीक है, तो Zn2+ आयन पहले से था और आपके रॉड से भी Zn2+ आयन आ रहा है। दैट मींस व्हाट, कि बेटा आपका पूरा का पूरा Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग एंड योर सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेज का आ जाना जिसके बाद वहां पे घुलना या फिर मिलना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात मैं किसके लिए किया? मैं बात Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो मैंने इतनी सारी स्टोरी आपको बताई। सेकंड चीज देखिए, the extra positive charge of the solution will be more concentrated around the negatively charged rod। ठीक है, जिस बारे में मैं बात किया था, ये थ्योरी मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। An electrical double layer is developed in the system and hence the potential is created between the rod एंड द सॉल्यूशन। पोटेंशियल, ऑब्वियस सी बात है, जब भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहां पे नेगेटिव है, तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट होता है। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो भी होगा वहां पे आपका पोटेंशियल क्रिएट होगा, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बारे में अपन आगे भी चर्चा करेंगे। On anode, oxidation will takes place, release of electron, the electrode potential is represented by किससे? E
ई Zn से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस चीज से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज और दिमाग में रखना कि अगर Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में मैं कोई चीज लिखता हूं तो वहां पे आप एक्वस लिखना, उसका स्टेट, उसका फेस लिखना मत भूलना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे Zn लिखूंगा तो यहाँ पे मैं सॉलिड लिखूंगा, क्योंकि ये Zn सॉलिड है, Zn सॉलिड से ऐसे कन्वर्ट होके ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन ये बता रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी है उसके बारे में, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से मैं आप लोग को बताया हूं कि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पैदा होता है, इसके बारे में और आगे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि भाई साहब आपका वो तो बात थी, देखो आपका जो था ये अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर नहीं बताया था तो इसको याद रखो। लोन मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है, ये होता है ऑक्सीडेशन, ये होता है एनोड और ये होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन ऐसे करके ये है आपका एनोड और ये है आपका नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखे रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जब एनोड में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड में आपका रिडक्शन होने वाला है, और रिडक्शन किसके साथ होने वाला है, कॉपर के साथ होने वाला है। कैसे होगा, Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में आ गया, तो ऐसे करके ये रिडक्शन हो रहा है। कैसे होगा कि यहाँ पे +2 चार्ज और यहाँ पे 0 चार्ज इज डिक्रीजिंग मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, रिडक्शन, और ऐसे भी देखोगे तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी। दूसरी चीज देखो, ये आपका क्या है, रॉड है ना, कॉपर रॉड है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर रॉड है। वहां पे क्या किए थे हमने, एक चीज याद रखे रहिए बेटा, हमने किया क्या था कि वहां पे ऐसे करके रॉड था, यहाँ पे नेगेटिव था, सराउंडिंग में पॉजिटिव था। यहाँ पे चीज उल्टा हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आपके पास सराउंडिंग में Cu2 प्लस आयन है, ठीक है, सराउंडिंग में Cu2 प्लस आयन है, तो ये Cu2 प्लस आयन क्या करेगा, अपने सॉल्यूशन को छोड़ के इसके अंदर जाएगा, दिख रहा है डायरेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि Cu2 प्लस कंटिन्यू अंदर जा रहा है। दैट मीन्स इसी चीज को बोलते हो कि कॉपर डिपॉजिटेड ओवर द कॉपर रॉड, ठीक है, कॉपर रॉड के ऊपर कॉपर आयन डिपॉजिट होता है, तो ये थिक लेयर बना देता है, और थिक लेयर बना देता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पूरा पॉजिटिव, और सॉल्यूशन के सराउंडिंग में आपके पास नेगेटिव, तो सॉल्यूशन के सराउंडिंग में नेगेटिव, तो इस टाइप से फिर से एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, और दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम इज लाइक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के जैसा वर्क करता है। अगर आपने कैपेसिटर, आप रिपीटर होगे तो कैपेसिटर के बारे में जान रहे होगे, और नहीं होगे तो समझ लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो भी चीज इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वहां से कैपेसिटर बनता है। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा घुस के इसलिए पढ़ाया कि आपको ये चीज समझ में आए। दूसरी चीज इसके बारे में देखते हैं कि सम मेटल्स CuAgAu है ना, ये जो मेटल्स होते हैं आर फाउंड टू हैव द अपोजिट टेंडेंसी when placed in contact with their aqueous ions, the ions from the solution will get deposited on the metal rod, ठीक है। एक्चुअल में जितने भी ये हैं मेटल आयंस है ये वाले आर फाउंड टू हैव द अपोजिट टेंडेंसी, ठीक है। मेटल क्या करता है, मेटल का मेन कैरेक्टर क्या होता है, मेटल का मेन कैरेक्टर होता है इट डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स, और यू कैन से दैट लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था, सॉल्यूशन से ये आयन को ले रहा था और वहां पे जाके चिपक रहा था। किस में जाके चिपक रहा था, कॉपर रॉड में जाके चिपक रहा था, और कॉपर रॉड में जो जाके चिपक रहा है मतलब कॉपर रॉड आपका थिक हो रहा है, मोटा हो रहा है, वहां पे आपका डिकम्पोज हो रहा था, यहाँ पे ये मोटा हो रहा है। वैसी कॉपर को छोड़ के और कौन कौन से होते हैं उसके एग्जाम्पल है Ag और Au, गोल्ड और सिल्वर आपके एग्जाम्पल है। तो ये आपके CGPMT में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ना, CGPMT जब होता था तो पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और बहुत फेमस क्वेश्चन है। जिपमर के पुराने आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे, जिपमर के पुराने क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि कौन से ऐसे मेटल है दे हैव अपोजिट टेंडेंसी टू डिपॉजिट, ऐसे करके, ठीक है। तो ये होते हैं आपका एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके अपने आप को सॉलिड बना लेता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वो थिक सॉलिड बन जाता है। सो रॉड विल हैव द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
so rod will have the deficiency of charge, so it will become a पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि कैसे डिपॉजिट हो रहा है, कौन कौन डिपॉजिट कर सकता है, तो ये चीज याद रखे रहोगे। ठीक है, Cu, Ag और Au मतलब कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जो है इस टाइप का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज विल सराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज, जो थ्योरी मैं बता चुका हूं उसी चीज का ये थ्योरी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज रॉड ऑन द फॉर्म ऑफ अ डबल लेयर, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप्ड इन द सिस्टम एंड द potential created between the solution and rod, potential created between solution and rod because of that production of positive and negative charge, production of positive and negative charge, that means electrical double layer is there. If electrical double layer is there, that is the example of capacitor, and that is the example of capacitor, or you can say that the dynamic equilibrium is created there. If dynamic equilibrium is created there, then the ultimate position electrode potential is electrode potential of that solution, or electrode potential of that electrolyte, electrode potential of that electrode कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैथोड में रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, दैट मींस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये तो आप जानते हो। मैंने बताया, क्या बताया मैंने बताया कि आपका Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करें, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये EMF कहां से Cu2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल बन सकता है। ठीक है, इस टाइप से। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में मेरे समझाने का मकसद ये है कि आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझो। ठीक है, तो आगे चल के आपका काम आएगा। देखिए, इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से बताता हूं। ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, दैट मींस हम लोग डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इट हैज अ 2 हाफ सेल, ईच इज हैविंग अ बीकर कंटेनिंग अ मेटल स्ट्रिप दैट डिप इनटू द एक्वस सॉल्ट ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, मेटल स्ट्रिप होता है, बस थ्योरेटिकल चीज है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना है ना, कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है करके। तो मेटल स्ट्रिप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड एंड आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर, 2 सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सारी चीजों को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर। ठीक है, ये आपका स्टोरी है, या फिर ये बोल सकते हो कि वर्किंग पोजीशन है कि कैसे आपका जो डेनियल सेल है या फिर गैल्वेनिक सेल है या फिर आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वो वर्क कैसे करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कैसे करता है, उसके बारे में ये जानकारी है। ठीक है, तो इसको फिगर के हिसाब से समझते हैं और कहां पे ऑक्सीडेशन कहां पे रिडक्शन होता है ये तो आप जानते ही। उसको थोड़ा सा हम डायग्राम में चढ़ के बताते हैं कि आपको कैसे ये समझ में आएगा। तो ये तो था आपका बीकर 1। इस बीकर 1 में क्या था बेटा, आपका यहाँ पे ZnSO4, ये है आपका ZnSO4, ये Zn रॉड लिखा ही हुआ है, ये है आपका CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे ये उतरेगा, यहाँ पे दिख रहा है सिंबल आपको दिख रहा है, Zn2+ उतरेगा, Zn2+ उतरेगा तो यहाँ पे Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, अल्टीमेटली यू कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस सराउंडिंग द मेटल। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस तो व्हाट, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से पोटेंशियल हो जाएगा। अब जब ये नेगेटिव चार्ज इसमें बहुत सारा हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज निकलने की कोशिश करेगा, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है करंट का डायरेक्शन ये वाला होना है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन जब यहां आ रहा है तो ये जो आपका Cu2+ है यहाँ पे तो रिडक्शन होता है, मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो ऑब्वियसली ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Cu सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे करके आपका ये डिपॉजिट हो जाएगा तो इसका लेयर क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और थिक हो जाने से क्या है आपका वो 3 मेटल मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा Cu, Au और Ag, ये तो 3 है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं। जनरली मेटल की जो टेंडेंसी होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, तो इस चीज को आप याद रखे रहना। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेडॉक्स, जिसको मैंने आपको बताया था। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में भी मैंने बताया था, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी कम चर्चा करे थे अपन। ठीक है, तो इसको और भी चर्चा करेंगे। फिर देखिए सॉल्ट ब्रिज जो होता है, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, दिस इज अ इन्वर्टेड U-tube containing इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विद अगर और जिलेटिन, है ना। ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इस चीज को आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, कि क्या होता है आपका सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, कौन से चीज सॉल्ट ब्रिज में नहीं रख सकते,
कौन से बिट्स सॉल्ट ब्रिज में नहीं रख सकते। सॉल्ट ब्रिज मतलब ये जो इन्वर्टेड यूट्यूब जो बना है, ये इन्वर्टेड यूट्यूब जो बना है, ठीक है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, ठीक है, क्या काम आता है सॉल्ट ब्रिज, क्या नहीं रख सकते उसमें, क्या रख सकते हैं और क्यों नहीं रख सकते हैं, इन सारी चीजों का आंसर है। तो नीट के रीजनिंग में भी और आपके कॉम्पिटेटिव, कोई भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लो, आपको इस टाइप सॉल्ट ब्रिज से क्वेश्चन उठ के आता है। और जितना भी टाइप का क्वेश्चन उठ के आता है उसको मैंने कंसेप्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करी है, तो आप ध्यान से देखिए। दिस इज अ इन्वर्टेड यूट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, व्हाई इट इज अ इनर्ट। इनर्ट किसको बोला जाता है, इनर्ट उसको बोला जाता है जो नॉन रिएक्टिव हो। क्या बोलते हैं उसको, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप कुछ कंडीशन फिजिबिलिटी दिखाते हो तो वो रिएक्ट कर देगा। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव है दैट मीन्स नॉन रिएक्टिव अगर और जिलेटिन, अगर और जिलेटिन इसके साथ इसलिए यूज हो जाता है क्योंकि ये चिपचिपा बनाता है उसको, है ना। ये आपका जो पाइप है, इस पाइप में वो आपके ये सॉल्ट को KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4NO3 हो गया, इसको ये तीनों आते हैं बेटा, है ना। ये नीट के क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं, है ना। तो इसको याद रख लेना, KCl KNO3। कभी कभी पूछ देते हैं कि NaCl को भी पूछ देते हैं, NaCl बिल्कुल नहीं रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज याद रखे रहना। NaCl बिल्कुल नहीं रखते हैं, आपका KCl KNO3 NH4NO3 आपका ये सॉल्ट ब्रिज का जो सॉल्ट है वो किसके साथ मिक्स होकर डलता है, जिलेटिन या फिर अगर के साथ मिक्स होकर डलता है, ठीक है। इफ Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस एंड Ti प्लस, ध्यान देना, हाईलाइटेड चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आयंस आर प्रेजेंट इन द सेल। अगर सेल में किसी भी साइड यहां पे या तो Ag प्लस लिख लो, या तो Hg2 प्लस लिख लो, या तो Pb2 प्लस लिख लो, अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट होगा इन द सेल, KCl इज नॉट यूज्ड। याद रखे रहियो, है ना। KCl कब नहीं यूज होता है, क्वेश्चन बनता है इसमें, है ना। आपका कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बन जाएगा, KCl कब नहीं यूज होगा। KCl जब ये सारे जब आयंस होंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये सब यूज नहीं होंगे, बिकॉज देयर कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट दैट मींस इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, एंड इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आप याद रखे रहेंगे कि प्रेसिपिटेट का जब फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा, जैसे AgCl है, KCl यूज कर रहे हो तो KCl के साथ मिक्सचर में अगर आप कैसे भी, मतलब यहां पे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में ये सारी चीज आयंस है, तो अगर ये कहीं ना कहीं आपको आयन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। जब कहीं पे भी अनबैलेंस वाली चीजें आती है तो इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। किसी को आयन की कमी होती है तो आयन देता है, किसी को पॉजिटिव आयन की कमी होती है तो पॉजिटिव देता है, नेगेटिव की कमी होती है तो नेगेटिव देता है। इस टाइप से सेल को बैलेंस करके रखता है ये, ठीक है। तो ये बना देगा AgCl, HgCl2, PbCl2 और TiCl, ऐसे करके बना देगा। दिस इज द प्रेसिपिटेट, इसको बोला जाता है आपका प्रेसिपिटेट। तो आप इसको पूरा नोट डाउन करके रख लीजिए कि सॉल्ट ब्रिज का यहां पे फंक्शन क्या क्या होगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, मेन फंक्शन ऑफ जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या है। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन में इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल, ठीक है। क्या करता है, दोनों हाफ सेल के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको कनेक्ट करता है। सेकंड क्या है, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के काम आता है। कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मतलब होता है जब किसी को पॉजिटिव की जरूरत पड़ी तो उसको पॉजिटिव दे रहा है, जब किसी को नेगेटिव की जरूरत पड़ी, नेगेटिव आयन की जरूरत पड़ी तो उसको नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन वोल्टेज ड्रॉप टू 0। अगर सॉल्ट ब्रिज को आप रिमूव कर दोगे, एक लॉजिकल चीज है बेटा, बहुत ज्यादा लॉजिकल चीज है। अगर आप यहां से सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दोगे, एक ऐसा स्टेज आएगा कि यहां के पूरे आयंस खत्म हो जाएंगे, इधर साइड के पूरे आयंस खत्म हो जाएंगे, इधर साइड के पूरे आयंस खत्म हो गए। लेट्स से कि यहां पूरे के पूरे पॉजिटिव आयंस आ गए, यहां पूरे के पूरे नेगेटिव आयंस आ गए, तो यहां पे क्या हो गया, पूरा का पूरा मिक्स वाले आयन तो है नहीं, मिक्स वाले आयंस है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, कि यहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और यहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। इफ यहां पे पूरा का पूरा पॉजिटिव आ गया, यहां पे पूरा का पूरा नेगेटिव आ गया, और यू कैन से दैट वाइस वर्सा, तो क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा, यहां पे जो वोल्ट मीटर जो लगा है आपका, यहां पे जो पोटेंशियल बताएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप टू 0 एंड योर सेल बिकम डेड, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते हो तो, ठीक है। तो होपफुली ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप टू 0 ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा।
अब इसी जो गैल्वेनिक जो सेल है, ठीक है, या फिर यू कैन से दैट द डेनियल सेल, इसमें हम थोड़ा सा आगे जाएंगे कि कब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं आपके दिमाग में, याद रखिएगा कि कब आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा बिहेव करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कब, कौन से कंडीशन में ये बिहेव करेगा, क्यों बिहेव करेगा। यहां पे जो चीज होता है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, केमिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली जो कंसेप्ट है वो तो होती है। केमिकल एनर्जी से किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली कंसेप्ट होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है बेटा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबरदस्ती वाला प्रोसेस नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जबरदस्ती वाला प्रोसेस, दैट मीन्स यू आर गिविंग एनर्जी टू द सिस्टम टू डू दैट सम वर्क, है ना, उस कुछ काम को करने के लिए आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड दैट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसेस पे ही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क करता है, क्योंकि उसको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए रहता है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी को किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, केमिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होने के कारण हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन, अगर आप 11th वाले हो तो इस फंक्शन को लिख लेना, आपके स्कूलों में इसको पूछा जाता है, सिंपल सा, ठीक है। अगर आप रिपीटर हो तो ये चीज को बहुत अच्छे से याद रखे रहना कि क्यों, दैट वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे इसका थोड़ा सा आगे वाला जो पोर्शन है उसको। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आप रिपीटर लोग को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आयंस कैसे क्रिएट होते हैं। यहां पे जो आयंस है ना, कैसे आयंस खत्म हो जाएंगे। तो दैट इज द मेन यूज ऑफ योर सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज का जो यूज है वो मेन यूज यही होता है कि वोल्टेज ड्रॉप यहां पे जीरो ना हो जाए। वोल्टेज ड्रॉप अगर जीरो हो गया मतलब या तो बोल सकते हो कि आपका सॉल्ट ब्रिज खराब हो गया, या तो बोल सकते हो कि सॉल्ट ब्रिज में जो आयन थे वो खराब हो गए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को तो 1 मार्क्स में पूछा ही जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले हो, है ना, 12th वाले हो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर है, इसका जो 1 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई का किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा नया लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, तो क्योंकि आप थोड़ा डीप में नहीं पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताया हूं, वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कंडीशन व्हेन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया जाए, इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया जाता है तो वोल्टेज में क्या होगा, इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस, इट ड्रॉप्स टू जीरो और नॉन ऑफ दिस, ऐसे करके आपको ऑप्शन बना सकता है। तो एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट का एग्जाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, सारे के सारे चीजें एप्लीकेशन बेस्ड हो चुके हैं, और जितना ज्यादा आप चीजों में फोकस करते हो, दिमाग लगाते हो, उतना ज्यादा आपको ज्यादा एडवांटेज होगा और उतनी स्पीड से आप क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। तो होपफुली ये पूरा का पूरा जो एंटायर गैल्वेनिक सेल है ये तो आपको समझ में आया होगा। फिर मैंने आपसे बात करी थी कि मैं ये बताऊंगा कि आपका जो ये आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इस चीज को अगर मैं अपोजिट कर दूं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी चेंज करने की बारी आई, ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई साहब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे कन्वर्ट करोगे, व्हाट इज द कंडीशन। तो उसके लिए आपको एक कंडीशन मैं बताता हूं और उस चीज को ध्यान में रखे रहना, क्योंकि वहां पे करंट का फ्लो देखना, ठीक है। यहां पे मैं बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, दैट मीन्स इसको मैं स्लाइड को थोड़ा साफ कर देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अगर मैं बात करूं इस वाले में, तो यहां Zn से ये Cu में है, ठीक है। अगर मैं इसमें किसकी बात करूं, करंट की मैं बात करूं, तो Cu से Zn जा रहा है करंट, ठीक है, ऐसे करके मैं बात कर रहा हूं। तो ये कंडीशन आप देखे रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां पे आपसे करना चाहूंगा कि जब Zn और Cu में ये जो डेनियल सेल होता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेनियल सेल का, या फिर यू कैन से दैट इट इज अ गैल्वेनिक सेल सर, ठीक है, तो भी मैं नाराज नहीं होऊंगा, डोंट वरी, गैल्वेनिक सेल, तो इसका जो पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल इज 1.1 वोल्ट, इज दैट क्लियर, ठीक है, 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल किसको बोला जाता है। सेल कब रिवर्स हो जाता है, सेल का रिवर्स हो जाना, किस सेल का रिवर्स हो जाना बेटा,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिवर्स हो जाना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिवर्स हो जाना, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज चेंजिंग टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कब होगा? एंड इरिवर्सिबल सेल्स। और जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कब नॉन रिवर्सिबल होगा, वो रिवर्सिबल होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपका एनर्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहां पे आपके पास दो फिगर दिया हुआ है, फिगर ए और फिगर बी। आप देख रहे होगे कि सर ये तो जाना पहचाना फिगर है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी का ही फिगर है ना, मैं तो बनाया नहीं, एनसीईआरटी का फिगर है ये, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है। तो आप इसको देखे होगे तो इतना भारी भरकम फिगर तो समझ में आया नहीं होगा। इसी फिगर को समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूं, ठीक है। तो देखिए ये एनोड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका जो सेल वाला जो था, है ना, जहां से मैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट बताया था वहीं से लिया गया है। ये ZnSO4 का इसका सॉल्यूशन है। ये आपका जिंक रॉड है, ठीक है। यहां पे Cu रॉड है, ये पॉजिटिव है, कैथोड है मतलब पॉजिटिव है। ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, सॉल्ट ब्रिज आपका लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा अटपटा ये लग रहा होगा, सर ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है? ये कंडीशन लगा रहा है बेटा। कंडीशन क्या लगा रहा है? जब ई एक्सटर्नल जो है लेस देन 1.1 वोल्ट, मैंने बताया ना, जो आपका जो ये डेनियल सेल है या फिर गैल्वेनिक सेल बोल सकते हो, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.1 वोल्ट है, ठीक है। जैसे मतलब ऐसे करके ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो क्रिएट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो 1.1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जो कि 1.1 वोल्ट से नीचे है, आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जो कि 1.1 वोल्ट से नीचे है, तो इस सेल में, पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क पड़ेगा, उसी चीज को मैं समझा रहा हूं। देखिए जब आप 1.1 वोल्ट का ये बैटरी लगा रहे हो, है ना, मतलब 1.1 वोल्ट के नीचे का बैटरी लगा रहे हो, ये अरेंजमेंट जो देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा गंदा टाइप का दिख रहा है आपको, लेकिन समझो कि वो बैटरी है, ये रेहोस्टेट बोला जाता है इसको, आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पे लगा दिए। अब तो जब यहां पे करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन ये है और करंट का फ्लो का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो होता यूं है कि इस एक्सटर्नल के लगाने और नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपके 1.1 वोल्ट से नीचे है। तो यहां पे क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जा सकता है? व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड विच इज लेस देन 1.1 वोल्ट, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड दैट इज द लेस देन 1.1 वोल्ट, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन current and the flow of electron? What is the effect on current and flow of electron? तो आपको याद रखना है, electron flows from Zn rod to copper rod. Electron flows from Zn rod to copper rod. Zn rod से copper rod तक ही flow होगा आपका इलेक्ट्रॉन, hence the current flows from copper to zinc. तो सर ये तो पहले भी हो रहा था, वही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब ये 1.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये अपने आप में पैदा कर रहा था तब भी वैसे हो रहा था। अब आप इसको थोड़ा सा छेड़खानी करने की कोशिश करें, तो तो ई एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है, ई एक्सटर्नल पोटेंशियल विच इज लेस देन 1.1 वोल्ट जब आप अप्लाई करें तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Zn रॉड टू कॉपर रॉड, और जो इनका जो करंट है वो यहां से यहां फ्लो करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरी बात, इनका जो इलेक्ट्रोड है, इनके इलेक्ट्रोड में क्या चेंजेस आएंगे? तो Zn डिसॉल्व्स एट द एनोड, है ना, वो तो पहले भी हो रहा था, ये डिसॉल्व हो रहा था, या फिर यू कैन से दैट डिकम्पोज हो रहा था, डिसॉल्व हो रहा था, और यहां पे ये इसमें क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। तो ये चीज आपको कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये तो आपका केस नंबर 1 हो गया होगा, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरे केस में करते हैं कि अगर आपका ई एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो गया, ई एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो गया, मतलब जो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहां से आपका करंट आ रहा है, जब ये इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो जाएगा,
तो यहां से सारा चीज बंद हो जाएगा, यहां से सारा चीज को ये बंद कर देगा, क्योंकि 1.1 वोल्ट जो जनरेट हो रहा था ये अपोजिट 1.1 वोल्ट दे रहा है। दैट मीन्स व्हेन E एक्सटर्नल इज इक्वल टू द 1.1 वोल्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट will not occur, है ना, होगा ही नहीं, फ्लो ऑफ ये अकर ही नहीं होगा, ठीक। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फिर एक चीज आया दिमाग में कि भाई जब यहां पे ये जब इक्वल हो गया 1.1 वोल्ट के इक्वल अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल उसमें अप्लाई करते हो तो यहां पे नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, दोनों टेक्स प्लेस। दैट मीन्स ये भी अपना चुपचाप बैठेगा, ये भी अपना चुपचाप बैठेगा। दैट मीन्स यहां पे ये वाला जो पोर्शन है यहां पे आपका नो रिएक्शन, यहां वाले पोर्शन पे भी नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन होता भी है तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा नहीं, तो करंट तो प्रोड्यूस होगा नहीं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका डेड हो जाएगा। यहां पे जब एक्सटर्नल पोटेंशियल आप सेम लगाते हो, जितनी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है उतना एक्सटर्नल पोटेंशियल आप सेम देते हो, तो ये आपका सेल डेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, तो होपफुली ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूं बेटा, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर केस उल्टा हो गया, मतलब E एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो गया बेटा, है ना, E एक्सटर्नल जो है वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो गया, तब क्या होगा सर? तब ये होगा जो केस इसमें हो रहा था इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तब जो यहां पे जो सप्लाई हो रहा था, जो प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस था 1.1 वोल्ट जो प्रोड्यूस हो रहा था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब जो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो कि ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है वो इस सेल को चलाने लगेगा, पहले इस सेल से इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा था। अब जब वो ज्यादा हो गया तो पोटेंशियल अब ज्यादा हो गया तो इस सेल को चलाने लगेगा। इस सेल को जो चलाने वाली जो कंडीशन है, ठीक है, तो ये किस में होता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजिंग टू केमिकल एनर्जी, दैट मींस दिस सेल इज चेंजिंग इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? आप लोग को बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। मतलब सारा का सारा जो ये वाला जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस आपका उल्टा होने वाला है, क्योंकि यह अब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका ज्यादा हो चुका है। दैट मींस इट इज चेंजिंग टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चेंज हो जाएगा। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा कि कैसे आपका पोटेंशियल अगर चेंज होता है या फिर पोटेंशियल इक्वल होता है या फिर पोटेंशियल कम होता है तो आपका जो गैल्वेनिक सेल है या फिर डेनियल्स जो सेल है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्या होगा, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो आपका जो पहले Zn से Cu आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, अब ये उल्टा हो जाएगा, Zn से Cu आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा और Cu से Zn आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएगा। तो देखो उल्टा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम Zn रॉड टू Cu रॉड लिखा है, इसी को आप उल्टा कर दोगे Cu रॉड टू Zn रॉड करके। मैंने बोला ना Zn रॉड से Cu रॉड आपका क्या हो जाएगा, Zn रॉड से Cu रॉड आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा, ऐसे करके। मतलब ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझिएगा। अब जबरदस्ती किया हुआ प्रोसेस है, तो यहां पे तो चीजें डिपॉजिट होती थी, अब ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो, ठीक है, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ऐसे करके कंसेप्ट अगर आप बिल्ड करते जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जितने भी सेल रिएक्शन हमने देखे हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके हेडिंग डालिए, ठीक है, और लिखिए। सबसे पहले अपन करते हैं एनोड हाफ इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट फॉलोड ऑन द राइट बाय द कैथोड हाफ सेल, ठीक है। एनोड जो सेल होता है, मतलब देखो ये स्टेटमेंट तो आपको समझाने के लिए मैं मतलब आपके लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट इसका चीज समझाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। मतलब जैसे जहां पे भी आपका ऑक्सीडेशन होता है, जहां पे भी आपका रिडक्शन होता है,
सॉरी, जहां पे भी आपका ऑक्सीडेशन होता है, जहां पे भी आपका रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन वाले पोर्शन को इधर लिखना, ये ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन है। ये डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज बताता है, क्या बताता है, ये सॉल्ट ब्रिज बताता है। और यहां पे रिडक्शन वाले पोर्शन को लिखना, रिडक्शन वाले पोर्शन को लिखना, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन हो गया, ये आपका रिडक्शन वाला पोर्शन हो गया। अब देखो वही तो बोल रहा है, द एनोड, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, रिडक्शन मतलब कैथोड, ठीक है। कैथोड इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, एंड राइट बाई कैथोड, ठीक है। सेकंड चीज बोला है, द सेपरेशन ऑफ टू फेसेस स्टेट ऑफ मैटर इज शोन बाय द वर्टिकल लाइन। दैट मीन्स ये चीज मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि, और एक चीज याद रख लो, हमने जो ऑक्सीडेशन किया था तो ये केमिकल रिएक्शन Zn से किस में कन्वर्ट हुआ था, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। हमने जब रिडक्शन किया था तो क्या हुआ था, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन, और ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आप चीज याद रखे रहेंगे, इसी चीज का मैं रिप्रेजेंटेशन नीचे दूंगा, ठीक है। तो वो आपके नर्स्ट इक्वेशन का जब न्यूमेरिकल आएगा या फिर इसका कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो वो उसी फॉर्म में आता है, इसी रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आता है, तो वो चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल स्लैश, है ना। सिंगल स्लैश क्या बताता है, सिंगल स्लैश बताता है स्टेट ऑफ मैटर का फेस चेंज, है ना। टू फेस के चेंजेस को बताता है कि एक फेस आपका सॉलिड है तो दूसरा फेस आपका एक्वस होगा या फिर आपका लिक्विड होगा, ऐसे करके जो फेस चेंज होता है उसके बारे में ये बताता है। इज शोन बाय द वर्टिकल लाइन, इज शोन बाय द वर्टिकल लाइन, दैट मींस यू कैन से दैट इट इज अ सिंगल स्लैश। एंड डबल स्लैश जो होता है वो रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सिग्निफिकेंट फीचर्स लाइक प्रेशर ऑफ गैस, concentration of ion etc are indicated after writing the substance, है ना, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्वस लिखे हो इसको आपको लिखना है। दूसरी बात मैंने बताया कि फेस चेंज वाली बात, तो ये बेटा ये सॉलिड है, सॉलिड से किस में चलेगा, एक्वस में चलेगा, सॉलिड से किस में चलेगा, एक्वस में चलेगा। और इस सेल को अपन ऐसे भी लिख सकते थे, ये Zn सॉलिड, Zn2+ एक्वस, डबल स्लैश Cu2+ एक्वस, ठीक है, और ये Cu सॉलिड, ऐसे करके भी लिख सकते थे। तो यहां से जब ये यहां स्विच किया तो देखो फेस चेंज हो गया, सॉलिड से एक्वस में चले गया, ठीक है। तो जो फेस चेंज होता है उसको सिंगल स्लैश से दिखाते हैं। यहां से भी देखो ये फेस चेंज हो गया, एक्वस से किस में चल दिया, सॉलिड में चल दिया, मतलब ये फेस चेंज दिखा रहा है। फेस चेंज दिखा रहा है मतलब क्या हो गया आपका, यहां से जब यहां जब गया है तो ये आपका एक्वस से सॉलिड में गया, और ये जो डबल स्लैश है ये बताता है आपका सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो दिस इज द होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल रिएक्शन। आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे ये 0 था, 0 से +2 में गया, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस तो ये आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। अगर ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है तो यही वाला पोर्शन आपका एनोड होगा, ये वाला पोर्शन आपका एनोड होगा। ये वाला पोर्शन आपका रिडक्शन वाला पोर्शन है, रिडक्शन वाला पोर्शन है तो ये वाला पोर्शन आपका कैथोड होगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो था मैंने आपको सेल के बारे में दिया, ठीक है, कि सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, लेक्लांची से मतलब ये लेक्लांची सेल की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं, ये पूरे के पूरे जो सेल के बारे में मैंने आपको थ्योरी बताया कि कैसे आपको डिपॉजिट हो रहा है, कैसे आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। खैर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आगे और भी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमको चीज़ें समझ में आएगी, SOP SRP सारी चीज़ें अपने को अच्छे से करना है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।